नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। अनफिल्टर्ड इंडियन पे आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जब कोई बड़े लक्ष्य हासिल करने में बार-बार विफल हो रहा हो, तो वो छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढना शुरू कर देता है। कुछ ऐसी ही हालत आज के समय में भारतीय विपक्ष की हो गई है। पिछले 24 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति का जवाब ढूंढने में विफल रहा विपक्ष अब छोटे-छोटे बयान और छोटी-छोटी घटनाओं में अपनी सफलता और अपनी खुशी ढूंढना शुरू कर देता है। कुछ ऐसा ही हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के दिए एक बयान के बाद, और उसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि क्या सही में मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिटायर होने जा रहे हैं। और अमित शाह से एक इंटरव्यू में जब उनके रिटायरमेंट के बारे में पूछा गया, उसके बाद उन्होंने जो जवाब दिया, तो उम्मीद लगाई जाने लगी कि शायद अमित शाह भी रिटायरमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर लगभग एक अलिखित नियम है कि 75 साल के बाद आप रिटायरमेंट की तरफ धीरे-धीरे अग्रसर हो जाते हैं। तो उम्मीद लगाई जाने लगी कि इस साल सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं और मोहन भागवत 11 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं, तो क्या ये लोग भी रिटायरमेंट की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं? और मोहन भागवत के द्वारा दिए गए बयान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किस तरीके से उठाया गया, ना ही सिर्फ पार्टी के बाहर बल्कि पार्टी के भीतर भी, और वो पूरे ग्रुप जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटा नहीं पाए क्योंकि प्रधानमंत्री से लड़ने की शायद उनके अंदर काबिलियत नहीं थी, कैपेबिलिटी नहीं थी, वो विजन, वो प्लान नहीं था। हाँ, बस अब उनकी एक आखिरी उम्मीद ये बची है कि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए हैं, तो भैया अब तो रिटायर हो जाओ। ये उन लोगों के लिए जो पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर, उन लोगों के लिए कह सकते हैं कि शर्म की बात है कि भैया आप प्रधानमंत्री को राजनीतिक मैदान में विफल नहीं कर पाए, उनको हरा नहीं पाए। लेकिन हाँ, क्योंकि 75 के हो गए हैं, तो यही उम्मीद, आखिरी उम्मीद बची है भैया, शायद इसी तरीके से वो हट जाए। क्या था वो बयान जिसके बाद ये पूरा का पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ? मोरोपंत पिंगले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत बड़े अधिकारी हुए हैं। उन्हें एक समय यह माना जा रहा था कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक बनेंगे। जो राम मंदिर आंदोलन हुआ उसके पुरोधा थे, जो टॉप 3 अगर आप उसमें नाम नोट करेंगे तो उसमें मोरोपंत पिंगले का नाम सबसे आगे आएगा। राम मंदिर के पुरोधा थे बहुत बड़े। उनके ऊपर एक बुक का विमोचन था, उसमें मोहन भागवत पहुंचे थे। और जब कोई ऐसे व्यक्ति के ऊपर बात होती है, किताबों पे बात होती है, बहुत सारे एनेक्डोट्स भी आते हैं। उसी में से उन्होंने एक घटना का जिक्र किया कि किस तरीके से मथुरा के अंदर एक बैठक थी, वहां पर पिंगले साहब थे, भागवत साहब थे, बहुत सब लोग थे। तो वहां पर पिंगले साहब को बोलने के लिए बुलाया गया मंच के ऊपर। पिंगले साहब कभी मीडिया से मुखातिब नहीं होते थे, स्वयंसेवकों से ही अक्सर वो बातें किया करते थे, संघ की बैठकों में ही बातें किया करते थे। उनका बहुत चुटीला अंदाज था, बहुत मजाक में उस तरीके से वो बात करते थे, और उसी तरीके से उस दिन भी उन्होंने बात की। उस जिस घटना का जिक्र मोहन भागवत ने किया। जब वो मंच पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैं इतनी मेहनत करता हूं, मैं इतना इस तरीके से संघ के अंदर लगा हुआ हूं कि जब मेरी मृत्यु होगी तो लोग पत्थर मार के देखेंगे कि जिंदा है या सही में मृत्यु हो गई है। और उन्होंने कहा कि जब 75 साल का कोई व्यक्ति हो जाए और उसे लोग शॉल भेंट करने लगे, तो ये समझ लीजिए जो पिछली पीढ़ी है वो ये कह रही है कि भैया अब रिटायर हो जाओ, हमें काम करने का मौका दीजिए। लेकिन पिंगले साहब समय के आखिरी तक काम में लगे रहे, और यही सीख वो दे रहे थे मोहन भागवत, यही वो बात बता रहे थे कि अपने जीवन में आखिर तक आदमी को लगे रहना चाहिए। रिटायरमेंट की कोई एज नहीं है, कहीं आपको रुकना नहीं। वो उस से कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे। और मोहन भागवत दिन में बहुत सारी बैठकों में बात करते होंगे। प्रांत प्रचारकों की बैठक होती है, क्षेत्र प्रचारकों की होती है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की होती है, स्वयंसेवकों की होती है, शाखा से लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक बहुत सारी बैठकें होती हैं जिसमें मोहन भागवत बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन लोगों को, मीडिया को वो उठाना है जो समय के हिसाब से बिके, जो टीआरपी बने, तो वही उठा लिया गया कि देखिए मोहन भागवत ने ये कहा, क्लिप काट दी, इधर की भी उधर की भी। ये नहीं बताया कि मोरोपंत पिंगले को वो कोट कर रहे थे। कहना शुरू कर दिया कि अरे भैया मोहन भागवत कह रहे हैं कि 75 साल हो गए हैं, मोदी को रिटायर हो जाना चाहिए। उसके बाद पूरा का पूरा विपक्ष कूद पड़ा। वो संजय राउत से लेके अभिषेक मनु सिंघवी से लेके पवन खेड़ा तक हर कोई इस चीज में आ गया कि देखो अब तो मोहन भागवत ने भी कह दिया, अब तो रिटायर हो जाओ साहब। मतलब वो ये कह रहे हैं कि भैया हम तुम्हें चुनाव में हरा नहीं पाए 2001 से। एक समय ऐसा भी आया जब भारतीय जनता पार्टी 20 से ज्यादा राज्यों में प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से सहभागी थी। ये हो सका सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के निर्बाधित
मुख्यमंत्री रहे, निर्बाधित प्रधानमंत्री हैं भारत के। थोड़ी संख्या इस बार कम हो गई, लेकिन कोई हरा नहीं पा रहा है। विपक्ष की यही कुंठा है कि भैया हम तुम्हें हरा तो नहीं सकते। अब 75 के हो गई है, ऐसे ही रिटायर हो जाओ साहब। और उसके बाद बहुत सारे उदाहरण देने शुरू कर दिए कि भैया आडवाणी भी रिटायर कर दिए थे तुमने, आपने मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिन्हा, सुमित्रा महाजन, शांता कुमार, कलराज मिश्र, बहुत सारे बड़े बड़े नाम थे जो आपने 75 साल में रिटायर कर दिए। अब मोदी को भी हो जाना चाहिए। पहली बात, ये जो नियम कायदा कानून है ये पार्टी के अंदर का है, तो पार्टी तय करेगी कि रहेंगे या नहीं रहेंगे। भैया ये कांग्रेस वाले कौन होते हैं बोलने वाले, या और कोई कौन होता है बोलने वाला, ये तो पार्टी तय करेगी ना। और दूसरी चीज, राजनीति में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर आए, तो ये जितने बड़े नाम थे सारे प्रधानमंत्री से कद में बहुत बड़े थे। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति नया नेतृत्व करता आता है तो वो अपनी टीम चुनता है। वो ये चुनता है कि मेरी टीम मेरे साथ सामंजस्य बनाकर चले, मेरा कहीं उनसे कोई थोड़ा भी इधर उधर डेविएशन ना हो सामंजस्य के अंदर। क्योंकि उम्र में बड़े थे तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस तरीके से उन्हें नेतृत्व के तौर पर उस तरीके से इंस्ट्रक्शंस नहीं दे पाते। तो धीरे धीरे राजनीति का ये तकाजा है, क्योंकि शायद और उस तरीके से वो वोट गेटर भी नहीं रहे थे। ये वो नाम थे जो शायद उस तरीके से विनेबिलिटी फैक्टर भी नहीं रहा था। आडवाणी को मौका दिया गया था 2009 में, लेकिन बुरी तरीके से विफल रहे। और जो बड़े बड़े नाम हैं वो शायद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर कोई ऐसा बड़ा करिश्मा नहीं कर पा रहे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए था ऐसा टीम जो उनके साथ मिलकर काम कर सके। इसलिए धीरे धीरे सम्मान पूर्वक इन्हें धीरे धीरे मार्गदर्शक मंडल में ले जाकर और धीरे धीरे राजनीति उनको अलग दिशा में पहुंचाया गया। और ये सवाल कांग्रेस पूछ रही है, वो कांग्रेस जिसने सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद कर राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद किस महिला को दिलाया था, पहले उसका जवाब उन्हें देना चाहिए। अब क्योंकि प्रधानमंत्री को अपनी टीम बनानी थी तो इस तरीके से धीरे धीरे ट्रांजिशन हुआ। अब लोगों को उसी में मौका मिल रहा है कि नहीं नहीं, प्रधानमंत्री ने ऐसा किया था तो ऐसा अब इनके साथ होना चाहिए। ये वो प्रधानमंत्री है जिसने लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी को संसद में बहुमत दिलाया है, प्रधानमंत्री हैं। ये वो प्रधानमंत्री है जो 21 राज्यों में एक समय में अपनी सरकार चला रहे थे। ये वो प्रधानमंत्री है जिसने पहली बार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई। ये वो प्रधानमंत्री है जिसने दक्षिण में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को वो मौका दिया, वो केरल से लेकर तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक से लेकर हर जगह कि वहां पे वो मौका तैयार किया भारतीय जनता पार्टी के लिए कि भविष्य के लिए अपने कदम मजबूत कर सके। ये वो प्रधानमंत्री है जिसने नॉर्थ ईस्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया। तो भैया जीतते हुए घोड़े पे सब दांव लगाते हैं, तो जीतते हुए घोड़े को कोई रिटायर नहीं करता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के होने के बाद कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, आपको सितंबर अक्टूबर के आसपास थोड़ा 1-2 महीने का हल्ला हल्ला मचेगा विपक्ष की तरफ से, अरे रिटायर क्यों नहीं हो रहे हैं साहब। कुछ इंटरनल जो फैक्शन है वो भी एक्टिव हो जाएंगे, उन्हें भी लगेगा यार इस बहाने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिटायर हो जाए तो हमारा कहीं मौका लग जाए। एक बड़े नेता हैं, उन्होंने भी आजकल एक बयान दिया। दरअसल एक रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है जो ये बताती है कि जो भारत है, जो आर्थिक विषमता है यानी जो इकोनॉमिक गैप है, उसमें चौथे नंबर पर है जहां सबसे कम गैप है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, द हिंदू ने रिपोर्ट छापी है। भारत से ऊपर मात्र स्लोवेनिया, बेलारूस और स्लोवाक रिपब्लिक है। तो भारत और किस तरीके से 17 करोड़ लोगों को अति जो गरीबी है, एक्सट्रीम पॉवर्टी, उससे बाहर निकालने का जो काम इस सरकार ने किया है, ये रिपोर्ट छापी गई। उस रिपोर्ट के ऊपर एक वरिष्ठ नेता ने बयान दिया कि भारत में तो बड़ी विषमता है। ये वही नेताजी हैं जो 2014 से लगातार ये मानकर चल रहे हैं पार्टी के अंदर कि प्रधानमंत्री तो मुझे होना चाहिए था, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं, मैं तो बहुत अच्छी तरीके से अपना मंत्रालय चलाता हूं। पीआर बहुत हैवी है ना, तो उन्हें लगता है, देखिए आप बहुत अच्छा मंत्रालय चला सकते हैं, निसंदेह चला सकते हैं, बहुत अच्छा भी किया होगा, लेकिन मंत्रालय चलाना और देश चलाना, संगठन चलाना और संगठन के नाम पर अपने नाम पर वोट लाना और जिताना, दो अलग अलग चीजें हैं। इन्हें मौका दिया गया था उत्तर प्रदेश के अंदर 2012 में, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जिता देते, और सबसे बुरी हालत हो गई थी 2012 में। और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही करिश्मा है कि गुजरात से जाकर वो यूपी के अंदर चुनाव लड़े, ना ही सिर्फ लड़े, अब तक की सबसे ज्यादा टैली लाई, विधानसभा के अंदर 17 में जितवाया, 22 में जितवाया। मैं ये सब रिकॉर्ड सबको पता है, इसलिए बताया जा रहा है
क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 की साल की उम्र में भी विनेबिलिटी का गारंटी है, उनके नाम पर वोट डल रही है। योगी आदित्यनाथ भी पहली बार मुख्यमंत्री सिर्फ इसलिए बन पाए क्योंकि जो मोदी हैं उनका करिश्मा चला था 17 के अंदर। ठीक है 22 में मोदी प्लस योगी हो गया, लेकिन 17 जो योगी को मिला वो मोदी की बदौलत मिला। तो जो पार्टी के अंदर ये मानकर चल रहे हैं कि भैया नहीं 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 हट जाना चाहिए, अब मेरा मौका है, या पार्टी के बाहर जो ये मानकर चल रहे हैं भैया कैसे ही तो जाओ, उन सब के लिए ये बता दिया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं नहीं जा रहे हैं। 29 का चुनाव भी उनके चेहरे पर ही लड़ा जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से, किस हद तक पॉपुलर है इस बात से समझिए। सुप्रिया सुले जो बेटी हैं शरद पवार की, जब वो विदेश गई थी अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो उनका अभी एक इंटरव्यू दे रही थी, उसमें बताया कि 4 ही नेता हैं जिनकी विदेश में बात होती है। भारत के जो 4 नेता हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ बात होती है, महात्मा गांधी, विदेशी नहीं जानते हैं, उन्हीं की बात करते हैं। अलग अलग देशों में वो डेलीगेशन गया जब, उसके बाद जब वो आई, एक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा मानो या ना मानो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत पॉपुलर हैं, उस फैक्ट को आप नहीं नकार सकते। इमोशंस हो सकता है आप नकार सकते हो, फैक्ट को तो आप गलत साबित नहीं कर सकते। फैक्ट तो यही कह रहे हैं आज के समय में। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपील है वो उन्हें कहीं नहीं ले जा रही, वो जहां है वहीं है। और जिस तरीके से तीसरे टर्म में पूरे एग्रेशन के साथ अंतर्राष्ट्रीय पटल पर और राष्ट्रीय पटल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं, स्थितियां बेहतर ही होती दिखाई देंगी। 240 लोएस्ट था, इससे बेहतर हो तो कोई अचंभा नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट कब होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही में 75 में रिटायर होंगे या नहीं, वो तब होगा जब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होगी। वो ये बताएगा कि उसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कितनी छाप है। अगर सही में वो रिटायर होते, सही में वो नेपथ्य में जाते, सही में वो राजनीति से बाहर जाते, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष निश्चित तौर पर फिर कुछ अलग दिशा में जाना चाहिए। वहां से आपको पता लग जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं नहीं जा रहे हैं, यही हैं, टिकने के लिए हैं, विपक्ष की छाती पर दाल मूंग दलने के लिए हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही 29 का भी चुनाव लड़ा जाएगा। अगर स्वास्थ्य अच्छा रहा तो अगला चुनाव भी शायद उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाए। और ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी राजनीति पीक पर ही छोड़ेंगे। वो ऐसा नहीं है कि कपिल देव की तरह भाई बिल्कुल जब सब कह रहे हैं भैया रिटायर हो जाओ तब जाकर रिटायर हुए, वो गावस्कर की तरह पीक पर रिटायर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बेहतर पता है कि कहां रुकना है और कहां चलना है और कहां दौड़ना है। इसलिए विपक्षी इस चीज के लिए निश्चिंत रहें कि वो चिंता ना करें प्रधानमंत्री कब जा रहे हैं, वो अपनी मर्जी से, अपने समय के हिसाब से, अपने तरीके से जाएंगे। और दूसरी चीज, बहुत लोगों ने खुशी बनानी शुरू कर दी, अरे यार अमित शाह भी तो रिटायर हो रहे हैं, उन्होंने कह दिया जब मैं रिटायर होऊंगा तो मैं उपनिषद पढ़ूंगा, मैं भारतीय स्क्रिप्चर्स के ऊपर काम करूंगा, मैं नेचुरल ऑर्गेनिक खेती करूंगा। तो भैया जब रिटायर होंगे तब करेंगे ना, 20 साल 25 साल 30 साल कब रिटायर होंगे ये थोड़ी बताया उन्होंने। तो खुशी मत मनाइए। और जो सवाल 75 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे जा रहे हैं, तो भैया लोग उनकी साइड भी 79 के हो गए हैं, लेकिन आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके सामने हाथ जोड़ता है। उनके यहां भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 81 साल की उम्र में बनाया गया था, तो कम से कम वो तो इस चीज का रोना छोड़ दीजिए। और चचा केसरी के साथ क्या हुआ था इसके ऊपर मार्गदर्शक मंडल को कोसना छोड़ दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल मैटर है, उसमें क्या निकल के आता है ये अलग बात है, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। लेकिन जो कम से कम अभी प्रथम दृष्टया दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं नहीं जा रहे हैं। मोहन भागवत का बयान पूर्ण रूप से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया, वो एक किस्से को कोट कर रहे थे। और बहुत सारी चीजें हैं जो मोहन भागवत दिन में बोलते होंगे, लेकिन सिलेक्टिवली आप किस तरीके से उठा लेते हैं उस समय की सिचुएशन के हिसाब से उसे फिट करने के लिए, ये उसका प्राइम उदाहरण है जो ये दर्शाता है। और बहुत सारे लोग राइट विंग में भी मोहन भागवत के लिए कह रहे हैं कि भैया ऐसा बयान है वैसा बयान है। माफ कीजिएगा, वो बहुत से बयान देते हैं, उनमें से आपने ये उठाया, छोटी सी क्लिप उठाई और उसे भी आपने पूरा नहीं सुना। ये मोहन भागवत की गलती नहीं है, ये आपकी गलती है कि आप उसे किस तरीके से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठाकर देख रहे हैं। और अगर कुछ होगा तो संघ और भाजपा आपस में बैठकर तय कर लेंगे। उसके लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों को उतनी राय देने की जरूरत है। संगठन को बहुत बेहतर तरीके से पता है कि कितनी मुश्किल से सत्ता हाथ में आई है और क्या क्या अचीव करना है।
कहाँ पहुंचना है, किस तरीके से मजबूत करना है, जो गलतियां हुई हैं उसे किस तरीके से रेक्टिफाई करना है, उसे चलाने के लिए, उसे समझने के लिए बहुत से लोग वहां बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, बैठे हैं, और वो निश्चित तौर पर इसे करने में सक्षम भी हैं। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।